नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, कल हमने बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस किया था। आज हम उससे संबंधित प्रश्न पे डिस्कस करेंगे कि आखिर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, सी टेट में, यूपी टेट में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, एक बार शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन दोस्तों। ये आपके स्टडी 91 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप सभी देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप सभी देख सकते हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपना सेशन। दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। यानी शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। क्या हो सकता है? परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, या अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर। क्या होगा? शिक्षण से अधिगम, अधिगम इन द सेंस सीखना। अधिगम इन द सेंस क्या होता है दोस्तों? सीखना। क्या होगा? सीखना। यानी शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। कैसा होगा दोस्तों? बहुत ही दोस्तों, जब हम अधिगम सीखने पर जब हम बल देते हैं, सीखने पे जब हम बल देते हैं, सीखने पर जब हम जब हम बल देते हैं, सीखने पर बल देते हैं, जब हम सीखने पर बल देते हैं दोस्तों, तो हम अपने शिक्षण को क्या करते हैं? प्रभावकारी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रभाव। शिक्षण इन द सेंस टीचिंग अपने टीचिंग को क्या कहते हैं? प्रभावकारी बनाते हैं, जिससे कि बालक को सरलता पूर्वक वह बालक सीख सके, चीजों को क्या हो? सीख सके। और उसका मेन हमारा फोकस क्या होता है? बालक होता है। मेन फोकस किस पे होता है? बालक पे होता है, बाल केंद्रित होता है। इसीलिए बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर हम उस पर क्या करते हैं? अधिगम पे ज्यादा बल देते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने बी आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। बी इज द बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर हम शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने बी आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया। नेक्स्ट चलते हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप में, मुख्य रूप से शिक्षक से, व्यक्तिगत रूप से या समूह में। आपकी एक बाल केंद्रित कक्षा है। कक्षा कैसी है आपकी? कक्षा आपकी बाल केंद्रित है। कक्षा कैसी है आपकी? कक्षा आपकी दोस्तों बाल केंद्रित कक्षा है। बाल केंद्रित कक्षा है। बाल केंद्रित कक्षा है। अब बाल केंद्रित कक्षा में क्या होता है दोस्तों कि बाल केंद्रित कक्षा में आपने देखा होगा कि बाल केंद्रित कक्षा में कई प्रकार के आपके स्टूडेंट होते हैं। बाल केंद्रित कक्षा में यानी कक्षा में आपकी क्लास में कई प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कई भाषा बोलने वाले होते हैं, किसी के धर्म अलग अलग होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। तो आपको क्या है? आपको हर एक बच्चे से उनकी लैंग्वेज, उनके बारे में, उनके धर्म के बारे में, उनके पहनावे के बारे में, उनके भोजन के बारे में, हर चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता है। उनकी थॉट्स के बारे में, उनकी सोच के बारे में भी आपको क्या मिलता है? ज्ञान प्राप्त होता है। कि या जितने बच्चे हैं, जैसे अगर मैं ग्रुप डिस्कशन यहाँ पे कराऊँ आप लोगों में से कि चलिए भाई आज ग्रुप डिस्कशन कराते हैं, आप बैठ के आप लोग डिस्कस करिए कि पर्यावरण को स्वच्छ कैसे बनाया जाए। अब मैंने ये टॉपिक आपको दे दिया कि पर्यावरण को स्वच्छ कैसे बनाया जाए। अब आप दोस्तों देखेंगे कि सबके अलग अलग विचार आएंगे। एक पर्सन अलग देगा विचार, एक पर्सन की थॉट्स अलग होगी, तो सबकी अलग अलग थॉट। उससे क्या होगा? आपको उनकी अलग अलग थॉट्स का पता चलेगा। तो इससे क्या होगा? आपके ज्ञान की वृद्धि होगी। तो वही है, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से बाल केंद्रित शिक्षा में जो होता है, व्यक्तिगत रूप से बालक तो सीखता ही सीखता है, प्लस सामूहिक रूप से भी वह सीखता है। तो ये इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने ये आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। चलिए, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। एक बच्चे को क्या करना है? सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है अध्यापिका का मनोदशा, बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं, या कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार, या बच्चे के निष्पादन का स्तर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा जल्दी से सारे बच्चे इसका आंसर दें। क्या होगा कि किसी एक बच्चे को आप क्या कर रहे हैं? सहारा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? सहारा दे रहे हैं। किसी एक बच्चे को आप सहारा दे रहे हैं, सहारा प्रदान कर रहे हैं। किसी एक बच्चे को आप सहारा प्रदान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किसी एक बच्चे को आप सहारा प्रदान कर रहे हैं। सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में आपने क्या किया? परिवर्तन कर दिया। सहारा देने की मात्रा में एवं प्रकार में आपने क्या किया? परिवर्तन कर दिया। इस बात पर निर्भर करता है कि वो क्या है?
उसको आपने बच्चे के लिए ये किसका स्तर कहा जाता है? जो आपने सहारा दिया उसे, तो ये किसका स्तर कहा जाता है? ये बच्चे के निष्पादन का स्तर कहा जाता है। डी इज द राइट आंसर। क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। न अध्यापका की मनोदशा होगी, न बच्चों की नैतिक योग्यता होगी, न कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार। यह बच्चों के लिए निष्पादन का स्तर होगा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। इन कथनों से आप किससे सहमत हैं? किससे आप सहमत हैं इन कथनों से? एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालय में पर्याप्त प्रौद्योगिक संसाधन प्रदान नहीं कर रही है। एक बच्चे की असफलता मुख्य रूप से माता पिता की शिक्षा तथा आर्थिक स्तर में कमी के कारण है। एक बच्चे की असफलता तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। उपयुक्त में से कोई नहीं। आप किससे सहमत हैं? कोई भी बच्चा अगर असफल हो रहा है उसका क्या कारण है? आपको इसमें से कौन सा लग रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा, जल्दी से बताएं कौन सा है दोस्तों, कैसे होगा? तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों, एक बच्चे की असफलता तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। जो बच्चा असफल होता है दोस्तों, तो ये क्या होता है? बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी एक प्रतिबिंब होती है। दोस्तों, जब बच्चा कोई असफल होता है तो वह मात्र नहीं असफल होता, केवल वही मात्र असफल नहीं होता, एक शिक्षक भी असफल होता है, एक शिक्षक भी असफल होता है, एक माता पिता भी असफल होते हैं, एक माता पिता भी असफल होते हैं, जो जो उससे जुड़े होते हैं वो भी असफल होते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों उसकी शिक्षा में, बालक की शिक्षा में शिक्षक का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, माता पिता का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि शिक्षा केवल शिक्षक का ही ये नहीं है कि शिक्षक ने केवल शिक्षा प्रदान कर दी, ऐसा पर्यावरण भी बनाना चाहिए। माता पिता का ये होता है कि ऐसा पर्यावरण बनाना चाहिए, ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे कि बालक शिक्षा ग्रहण कर सके, बालक को पढ़ने में कोई दिक्कत न हो। कहीं न कहीं कोई दिक्कत हो रही है जिसकी कारण से वह क्या हुआ है? असफल हुआ है, जिस कारण से बालक क्या हुआ है? असफल हुआ है। तो इसमें सारी चीजें हैं, और सारी चीजें तो गलत है कि भाई एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालय में पर्याप्त प्रौद्योगिक संसाधन प्रदान नहीं करती, ये बिल्कुल गलत है। एक बच्चे की असफलता मुख्य रूप से माता पिता की शिक्षा तथा आर्थिक स्तर में कमी के कारण होता है, नहीं। कई माता पिता हैं जिनकी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है, फिर भी उनके बच्चे IAS PCS बनते हैं। आपके कई उदाहरण आप देखें, उपयुक्त में से कोई नहीं तो होगा ना, तो बचा यही का ऑप्शन थोड़ा सा सही लग रहा है, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों को एक कोने में बैठाना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते, बच्चे के लिए हस्तपरक गतिविधियां। वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताएं कि बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है दोस्तों, जल्दी से आंसर दें। बहुत गया। तो बाल केंद्रित शिक्षा जिसमें कि दोस्तों एक जो केंद्र बिंदु होता है वो कौन होता है? बालक होता है। बालक को केंद्र मानकर एक शिक्षक शिक्षा प्रदान करता है। आप सभी जानते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है कि सिर्फ बालक को केंद्र बिंदु मान के, क्योंकि बालक के ही अकॉर्डिंग एक शिक्षक दोस्तों उसका पाठ्यक्रम निर्धारण करता है, उसे शिक्षा प्रदान करता है, शिक्षण प्रक्रिया होती है वो बालक के ही अकॉर्डिंग टीचर करता है, जिससे कि सरलता पूर्वक बालक को चीजें समझ में आ जाए, ये चीज होती है। और पुस्तकें भी किसके अकॉर्डिंग होती है? बालक के अकॉर्डिंग। तो बाल केंद्रित जो पर्यावरण होता है, वहाँ का परिवेश बना होता है आपके विद्यालय का, वो भी किसके अकॉर्डिंग बनता है? बालक के ही अकॉर्डिंग वो पर्यावरण भी बनता है स्कूल का, कि जैसे कि बच्चे को ज्ञान प्राप्त करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। तो ये चीज है। तो ये क्या होगा? बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए और वह स्वयं करके सीखे, स्वतंत्र छोड़ दिया जाए और स्वयं करके सीखे। ये सारी चीजें क्या है? आपकी बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आती है। तो बच्चे के लिए हस्तपरक गतिविधियां, यही आपका ऑप्शन सही लग रहा है, बाकी चीजें गलत हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। प्रगतिवादी शिक्षा क्या है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिवादी शिक्षा क्या है? अनुबंधन और पुनर्बनन के सिद्धांतों पर आधारित है, पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है क्योंकि वे ज्ञान के एकमात्र वैध स्रोत हैं। इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना है और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए, किसका? बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता। समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देना। क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, CTET में आपके आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें दोस्तों। क्या होगा? ये तो होगा नहीं कि अनुबंधन और पुनर्बनन के सिद्धांतों पर आधारित हो, सिर्फ अनुबंधन और पुनर्बनन पर ही आधार पर सिद्धांतित है आपकी प्रगतिवादी शिक्षा, ये बात तो कहना गलत हो जाएगा।
पाठ्य पुस्तक पर आधारित है क्योंकि वे ज्ञान की एक माध्यम। क्या आपकी प्रगतिवादी शिक्षा सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर आधारित है, केवल पाठ्य पुस्तक पर आधारित है? नहीं, ये भी बात आपका कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना चाहिए और बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता। अब तो आप दंड नहीं दे सकते। एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005, आरटी एक्ट 2009, आरटी एक्ट 2009 और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इन सभी के अकॉर्डिंग आप बच्चे को किसी भी रूप से दंडित नहीं कर सकते, बल्कि कठिन भाषा का भी प्रयोग आप नहीं कर सकते। पहले की बात और थी कि पहले खूब तोड़े जाते थे, मास्टर साहब बैठा देते, मुर्गा बनाओ, मुर्गा बना के तोड़ते थे खूब, यानी कान खींचते थे, स्केल दबा देते थे, एकदम सबकी चीख निकल जाती थी। तो पहले की बात और थी बच्चों, पर अब आप बच्चे के ऊपर नहीं कर सकते। ये इतने नियम बन गए, इतने कानून बन गए हैं कि आप किसी भी बच्चे को दंडित नहीं कर सकते। ये अपराध की श्रेणी में इसको रख दिया गया है, तो इसको आप जानते रहिएगा। तो ये चीज़ है, मेन है आपकी प्रगतिवादी शिक्षा जो होती है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, वो समस्या का समाधान करना है और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है आपकी प्रगतिवादी शिक्षा। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें, बाल केंद्रित कक्षा की आपकी एक प्रमुख विशेषता क्या है कि उसमें शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सिखाने के लिए उसे प्रस्तुत करना और शिक्षार्थियों का मानक मापदंडों पर आकलन करना है। शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है जो अधिगम पथ और बच्चों के व्यवहार को निर्धारित करता है। शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के समरूप तरीकों का निर्धारित करता है और जब वे तरीकों को निर्धारित उसका पालन करते हैं तो उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देता है। क्या होगा दोस्तों आपका इसका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सारे बच्चे आंसर दें। दोस्तों, शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना और शिक्षार्थियों के मानक मापदंडों पर आकलन करना। केवल आकलन करना बाल केंद्रित शिक्षा कक्षा का ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा। शिक्षक द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है जो अधिगम पर बल प्रयोग करना, बिल्कुल नहीं, ये बात यहीं पे गलत हो गई कि कोई भी शिक्षक बल प्रयोग नहीं करता। मैंने अभी आपको बताया कि बल प्रयोग तो बिल्कुल नहीं आप कर सकते। आपका क्या है, एक बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक के मार्गदर्शन से, किसके, शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ, यानी मैंने आपको बताया कि आपकी जो बाल केंद्रित कक्षा है उसमें स्वयं करके सीखना है। क्या है, स्वयं करके सीखने पर ज्यादा बल होता है, स्वयं करके सीखना, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, आप समझ रहे हैं, लर्निंग बाय डूइंग पर ज्यादा बल दिया गया। स्वयं करके समझ का निर्माण करके लिए उत्तरदायी बनाया जाए। जहां पे स्वयं की बात आ जाए, स्वयं करके बालक सीखे, वो ऑप्शन आप तुरंत आंख मूंद के मार दीजिएगा कि हाँ वो बाल केंद्रित शिक्षा की बात की जा रही है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापक को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा नहीं है, नीचे दिए कथनों में से कौन सा नहीं है? बच्चों के प्रयासों को स्वीकृति, अध्यापक के अनुसार कार्य करना, बच्चों को स्वीकार करना, अध्यापक का सकारात्मक रुख। क्या होगा? बच्चे के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जल्दी से आंसर दें, क्या होगा? सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत कह रहा है कि आपका जो बच्चों के अधिगम को सुगम बनाना, यानी उसको सीखने को सरल बनाना, सीखने को सरल बनाना है। सीखने को क्या बनाना है? सुगम, सरल बनाना है। सीखने को सरल बनाने के लिए अध्यापक को एक अच्छा कक्षाई परिवेश, यानी एक अच्छे वातावरण का क्या करना है? उसे सृजन करना है। ठीक है, एक अच्छे वातावरण का क्या करना है? उसे सृजन करना की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश को सृजन करने के लिए नीचे को कौन सा खाता? बच्चे के प्रयास को स्वीकृति नहीं होगा। अध्यापक के अनुसार कार्य करना, जो भी कार्य करना है वो किसके अनुसार करना है? अध्यापक के अनुसार करना है, टीचर के अनुसार करना है, तभी आप एक कक्षाई परिवेश का सृजन कर सकते हैं। अच्छे पर्यावरण, यानी कि आप एक अच्छा पर्यावरण बना सकते हैं, एक अच्छा पर्यावरण बना सकते हैं। किसका? शिक्षा ग्रहण करने का, शिक्षा ग्रहण करने का। जैसे दोस्तों आप देखते होंगे पहले गुरुकुल में जब लोग बाहर जाके शिक्षा ग्रहण करते थे तो एकदम खुला वातावरण रहता था, अच्छे पेड़ पौधे, बहुत ही अच्छी व्यवस्था बनी रहती थी, उनको भोजन वोजन सारी चीज़ की व्यवस्था रहती थी, रहने की, खाने की।
तो वो चीज़ था, बहुत ही अच्छी व्यवस्था। तो अध्यापक के अनुसार ही सारा कार्य होता था, सारी चीज़ें टीचर की ही अकॉर्डिंग होती है, तभी एक अच्छा माहौल बन सकता है। बी इज राइट। शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? शिक्षार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा। क्या होगा? सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं, शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए अंकों को ग्रेडों पर, शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, शिक्षार्थियों द्वारा अधिगम की अवधारणाओं को कुशलता प्राप्त करना। बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से सारे बच्चे इसका आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, जिसमें कह रहा है कि शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने का क्रम, ज्ञान अर्जन सहायता क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? अध्यापक को किस पे ध्यान देना चाहिए कि आपका जो बालक है किस प्रकार से वह, अगर हम बालक, कोई बालक है और हम चाहते हैं कि ये हमारा जो बालक हो ये क्या हो, बहुत ही तीव्र हो, तेज हो, और ये बालक हमारा जो चीज़ें हम सिखा रहे हैं वो उसे सीख सके, उस क्या करें, जो चीज़ हम सिखा रहे हैं ये बालक, सभी बालक जो हैं वो सीख सकें। उसके लिए बालक को क्या होना होगा? बालक को सक्रिय होना पड़ेगा। बालक को क्या होना पड़ेगा? बालक को सक्रिय सहभागिता दिखानी पड़ेगी, सक्रिय सहभागिता। एक अध्यापक को तो सक्रिय होना ही है, प्लस जब तक बालक भी सक्रिय सहभागिता नहीं दिखाएगा तो हम चीज़ों को नहीं सिखा सकते। जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप समझना नहीं चाह रहे हैं जो चीज़ें मैं समझाना चाहता हूँ तो मैं आपको समझा पाऊंगा? नहीं समझा पाऊंगा। तो दोनों का दोस्तों कॉम्बिनेशन बनना, दोनों का यानी सक्रिय होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो शिक्षार्थी का सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, ये मेन है, केंद्रित करना, ध्यान केंद्रित करना चाहिए, इस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तभी हो पाएगा। तो सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एनसीएफ 2005 दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीएफ 2005 जब आप एग्जाम देने जाएं, इसको एनसीएफ 2005 को और आरटी एक्ट 2009, आरटी एक्ट 2009 और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इन सभी को देख के जाइएगा। बहुत ही क्वेश्चन इनसे बनते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन इनसे आपके इन टॉपिक से जरूर बनेंगे, इन्हें पढ़ के आपको जरूर जाना है। तो 2000 गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। यह कक्षा के कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। क्या होगा दोस्तों? एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। क्यों महत्वपूर्ण होती हैं गलतियां? क्योंकि यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है कि बच्चे के अंदर जो विचार है, बच्चे के अंदर जो सोच है, जो थॉट्स है, वो किस प्रकार की है, तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है कि इसके जो समाधान है, इसको हमें जो इसकी समस्या है उसको हम किस प्रकार से समाधान कर सकें। जब तक हम उनकी गलतियों को नहीं पहचानेंगे बालकों की, तब तक हम उनके दोस्तों समाधान नहीं कर पाएंगे। तो बालक के हमें विचारों की अंतर्दृष्टि का उपलब्ध कराती है गलतियां उनके, और तथा समाधानों को पहचानने में भी सहायता करती है। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट नहीं होगा। ये दोस्तों आपके स्टडी 91 में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है पुस्तकों का, आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षणिक अवसर, समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सकें, किसी भी जात पथ रंग क्षेत्रवाद धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें, बिना किसी भेद के समान पद्धति व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें, ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलता हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में क्या हो, सहायक हो। जल्दी से इसका आंसर दें सारे बच्चे, क्या होगा? प्रगतिशील शिक्षा का आपको बताना है। प्रगतिशील शिक्षा में समान, बिल्कुल दोस्तों। तो प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर, यानी कि समान शैक्षिक अवसर का अर्थ होता है ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलता हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में भी सहायक हो। यानी कि जो प्रगतिशील शिक्षा का मोटो था, उद्देश्य था कि बालक को ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए, बालक को ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए कि उसके भविष्य में, उसके भविष्य के लिए भी
वह शिक्षा काम दे, उसके भविष्य में वह शिक्षा क्या हो, काम दे दोस्तों। मेन उद्देश्य था प्रगतिशील शिक्षा का कि भविष्य में भी काम है। अगर भविष्य में बालक कोई रोजगार करना चाहता है, स्वयं अपना बिजनेस करना चाहता है, तो उसे ऐसी शिक्षा प्रदान करें कि वो उस बिजनेस को सही रूप से चला सके, उससे सही ढंग से आगे बढ़ा सके और अपना जीविकोपार्जन कर सके। तो प्रगतिशील शिक्षा का मेन उद्देश्य यही था कि बालक एक कुशल नागरिक बनने के साथ साथ क्या हो, एक रोजगार, स्वयं रोजगार भी स्थापित कर सके। ये सारा उद्देश्य था आपका। यही समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय यही होता है कि सभी छात्र ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलता हो तथा उनके भविष्य के लिए कार्यों में भी क्या हो, सहायक हो। तो डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है। अब ये आपको चूज करना है कि प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित किस कथन से संबंधित है। शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है, अधिगम तथ्यों को एकत्रीकरण और कौशलों में प्रवृत्ता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है, परीक्षा मानदंड संदर्भित और वाय है। क्या होगा इसका आंसर। सभी बच्चे जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित इसका कथन किससे संबंधित है। चलिए किससे संबंधित है, तो प्रगतिशील शिक्षा का दोस्तों मेन उद्देश्य था कि ज्ञान क्या हो, प्रत्यक्ष अनुभव क्या हो, बालक ज्ञान जो प्राप्त करे वो अपने प्रत्यक्ष अनुभव से प्राप्त करे। क्या करे, प्रत्यक्ष अनुभव से प्राप्त करे और सहयोग से उत्पन्न होता है। किसके सहयोग से, शिक्षक के सहयोग से और उसके प्रत्यक्ष अनुभव से उत्पन्न होता है। शिक्षक जब सहयोग करेगा कि हाँ बेटा तुम्हें ये चीज़ें पढ़नी है, ये चीज़ें तुम्हें ज्ञान अर्जित करना है, तुम्हें इस प्रकार से पढ़ना है, तुम्हें इस प्रकार से 2+2 को सॉल्व करना है, तो सहयोग से और प्रत्यक्ष उसका बालक ज्ञान स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करे, स्वयं ज्ञान अर्जित करेगा। मेन प्रगतिशील शिक्षा का यही मोटो था। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका करेगी। एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका करेगी। क्या करेगी, अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ के लिए मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करना, वह अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उसे प्रदर्शित करना और तब बच्चों को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश देना, इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में क्या हो, प्रोत्साहित है, मुख्य तत्वों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करना और बाद में शिक्षार्थियों को उनकी सजगता के लिए आकलन करना। क्या होगा, एक वो है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा अध्यापिका क्या करेगी, जल्दी से बताएं दोस्तों। बिल्कुल, वो जो एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा है, आपकी, तो उसमें दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा कक्षा है आपकी, शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा है। तो इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के, मैंने आपको कहा ना जहां पे स्वयं की बात है तुरंत वो आप मुझे ऑप्शन मार दीजिएगा, स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो, यानी कि अपने स्वयं के अधिगम सीखने के लिए वो क्या हो, बालक प्रोत्साहित हो, ऐसे दोस्तों अध्यापिका केंद्रित करेगी। सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष क्या होता है। प्रगतिशील शिक्षा अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष क्या होता है। शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है जिसमें वह अधिनायकवादी होता है, लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है, सत्तावादी होता है जहां शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं, सबके लिए मुक्त होता है जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान से क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ना है और इसका आपका आंसर देना है। क्या होगा कि एक प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष कैसी होनी चाहिए, कक्षा जो होती है वो कैसी होनी चाहिए, शिक्षक का पूर्ण नियंत्रण में होता है जिससे वह अधिनायकत्ववादी होता है, नहीं ये तो नहीं होगा, लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। बिल्कुल ये बात है, वो क्या होती है, कक्षा लोकतांत्रिक होती है। क्या होती है, लोकतांत्रिक होती है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया जाता है, उन्हें स्वतंत्र छोड़ा जाता है। बच्चा आप समझो किसी भी तरह से कोई दिक्कत है, कोई भी आपको यानी कि समस्या है, तो उस समस्या के लिए आप हमसे पूछ सकते हैं, प्रश्न
पूछ सकते हैं, आपको ये अधिकार है कि हाँ सर मुझे ये सब क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। अब ये नहीं कि हम पूर्ण नियंत्रण कर लिए हैं, जो हम कहेंगे वही होगा, जो हम पढ़ाएंगे वही पढ़ना है, तुम्हें कोई डाउट है तुम पूछ नहीं सकते, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक कक्षा में सत्तावादी होता है जहाँ शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करे, नहीं ये भी नहीं होता, ये सब गलत है। जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है ये तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यही आपका लोकतंत्र, बी ऑप्शन सही लग रहा है, ये सही। नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील व्यवस्था में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, एक प्रगतिशील व्यवस्था में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अन्य बच्चों में पृथक किया जाता है तथा केवल भोजन के समय मिलने दिया जाता है, केवल व्यावसायिक प्रशिक्षक दिया जाता है। उन्हें एक शर्त पर दूसरे बच्चों में घुलने मिलने की आज्ञा होती है कि वह शब्द व्यवहार संतुलित रखें। अन्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है तथा उनकी आवश्यकता हेतु विशेष व्यवस्था की जाती है। एक प्रगतिशील व्यवस्था में आपका है क्वेश्चन, बताइए एक प्रगतिशील व्यवस्था में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बात की जा रही है, जल्दी से आंसर दें क्या होगा दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या होगा। तो प्रगतिशील व्यवस्था में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अन्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है तथा उनकी आवश्यकता हेतु विशेष व्यवस्था की जाती है। बात हो रही है प्रगतिशील व्यवस्था की, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें हम दूसरी नज़र से देखें या उनके भेदभाव करें, ऐसी बात बिल्कुल नहीं करनी है। ऐसा चीज़ नहीं करना है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, कुछ विकलांग होते हैं या किसी चीज़ से दिक्कत है उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में, तो उन्हें अन्य बच्चों के साथ ही पढ़ाया जाएगा। ये नहीं कि उनको अलग करें हम, ऐसा नहीं, उन पर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे और उनकी आवश्यकता है तो हम विशेष व्यवस्था करेंगे। आवश्यकता हो तो विषय कि भाई उनको क्या दिक्कत है, अगर कम सुनाई दे रहा है उन्हें आगे बैठाने का प्रयास करें, बेटा आगे बैठ जाओ, आप कम दिखाई दे रहा है आगे बैठ के आओ शिक्षा ग्रहण करो, तो ये चीज़ करें। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रगतिवादी शिक्षा, प्रगतिवादी शिक्षा इस पद पर विश्वास करती है शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना, वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता। ये रिपीट हो गया शायद क्वेश्चन। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, क्या होगा। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होता है। शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए, बच्चे के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना, निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना, कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक को आगे होना। क्या होगा, बाल केंद्रित शिक्षा, वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे इसका आंसर दें, क्या होगा बाल केंद्रित शिक्षा। बिल्कुल, बाल केंद्रित शिक्षा में मैंने आपको बताया कि बाल केंद्रित शिक्षा का मेन मोटो है बालक को प्रमुख माना जाए। बालक को क्या माना जाए, बालक को प्रमुख माना जाए, बाकी चीजें बाद में, पहले बालक मेन है। बालक के ही अकॉर्डिंग शिक्षा प्रदान करनी है, बालक के ही अकॉर्डिंग पुस्तकें होनी चाहिए और बालक के अनुभव और उनकी आवाज़ को ही प्रमुखता देनी है, उन्हें ही सबसे मेन मानना है, उन्हें कहते हैं गॉड मानिए। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक को क्या है, भैया तुम ईश्वर हो, जो तुम कहो वही होगा, तुम्हारे ही अकॉर्डिंग सारी काम होगे। तो वही उनके अनुभव, उनकी आवाज़ को क्या करें, प्रमुखता दें। जहाँ बालकों की बात हो जाए, बालकों का आपको लगे जिस ऑप्शन में कि यहाँ पे बालक की बात हो रही है, बालक के हित में बात हो रही है, तुरंत आंख मूंद के वो ऑप्शन मार दीजिए। ठीक है, तो बी इज द राइट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक प्रभावी कक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता में रहते हैं। एक प्रभावी कक्षा है, शिक्षक पाठ तैयार करता है, एक व्याख्यान के रूप में उसे प्रस्तुत करता है तथा चर्चा को हतोत्साहित करता है। शिक्षक चर्चा को प्रोत्साहित करता है और शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान एवं पृष्ठभूमि के साथ संबंध बनाता है। शिक्षार्थी निष्कर्ष रूप से शिक्षक के निर्देशों का पालन करते हैं। क्या है, एक प्रभावी कक्षा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक प्रभावी कक्षा में आप क्या करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या बात है, बिल्कुल। शिक्षक जो एक प्रभावी कक्षा होगी उसमें शिक्षक चर्चा को प्रोत्साहित करता है और शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान एवं पृष्ठभूमि के साथ संबंध बनाता है। पूर्व ज्ञान इन द सेंस पहले का ज्ञान, पूर्व ज्ञान पहले का ज्ञान। जैसे कि आप किसी बच्चे को 5 क्लास में कोई बच्चा है तो आप उससे पहले 4 क्लास के क्वेश्चन पुटअप करेंगे। क्या करेंगे, 4 क्लास के क्वेश्चन पुटअप करेंगे कि बेटा तुम्हें मल्टीप्लाई करना आता है, बेटा तुम्हें प्लस करना आता है, बेटा तुम्हें डिवाइड करने आता है, बेटा तुम्हें माइनस करने आता है। जब पूर्व ज्ञान का आपको जब पता हो जाएगा तब आप, यानी कि 4 में जितनी भी चीजें हैं, क्लास 4 में जितनी चीजें हैं उस बच्चे ने पढ़ी हुई है, तब आप क्लास 5 के सिलेबस से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, वो चीज़ है। ठीक है, तो वो है शिक्षक चर्चा को प्रोत्साहित करेगा, बालक को प्रोत्साहित करेगा उसको शिक्षा ग्रहण करने के लिए और पूर्व ज्ञान एवं पृष्ठभूमि के साथ संबंध बनाएगा। तो ये ऐसी प्रभावी शिक्षा होनी चाहिए, कक्षा होनी चाहिए। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है,
राष्ट्र परीक्षा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होती है? अनुमति परक होती है, सुविधादाता, सत्तावादी, निर्णय। क्या रत्नेश्वर क्या क्वेश्चन लाए? बहुत इजी क्वेश्चन है। यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक जो होता है दोस्तों, क्या होता है? शिक्षक एक सुविधादाता होता है। क्या होता है? शिक्षक एक सुविधादाता होता है। क्या माना जाता है? सुविधादाता माना जाता है कि बालकों के लिए सारी सुविधाओं का वो व्यवस्था करे। शिक्षा के साथ साथ उन बालकों को दोस्तों भोजन की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था, ऐसा पर्यावरण बनाए जिससे कि बालकों को शिक्षा ग्रहण करने में कोई भी दिक्कत न हो, कोई भी बालक में कोई भेदभाव न रखे और हर एक समस्या का समाधान करे। उनकी हर एक समस्या का समाधान करने का दोस्तों वो क्या है? सुविधादाता होता है, सारी सुविधाएं उपलब्ध करे। तो बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्राथमिक स्तर पे एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, सृजन पद्धतियां और विषयों के ज्ञान में दक्षता में, अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या होना चाहिए एक शिक्षक के अंदर? बिल्कुल प्राथमिक स्तर पे दोस्तों बात हो रही है कि प्राथमिक स्तर पे एक शिक्षक में निम्न से किस में सबसे महत्वपूर्ण? तो प्राथमिक स्तर पे एक शिक्षक को क्या होना? धैर्य पूर्वक होना चाहिए और दृढ़ होना चाहिए। दूसरे पेशेंस बहुत होना चाहिए। पता चला कोई बच्चा कोई भी गलती कर दिया, तुरंत पीटना स्टार्ट कर दिया। हाँ, कैसे गलती हो गया? कहे तो नहीं याद करके आना, कहे नहीं याद करके आया, मारना शुरू कर दिया, गुस्से। कहीं कुछ शिक्षक होते हैं घर का गुस्सा आके बच्चों पे उतारते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना। तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। बच्चे बालक हैं, बालक गलतियां करेंगे। बालक तो ऐसी ऐसी गलतियां करेंगे जिसे देख के आप बहुत, कोई नाक में उंगली डाल रहा है, कोई कान में उंगली डालेगा, कहीं आप इधर देखेगा उधर देखेगा। तो वो चीज़ पर आपको बालकों को समझाना है, ये नहीं कि अपना पेशेंस खोलना है। तो धैर्य और दृढ़ता जाना होगी, ये चीज़ है दोस्तों। ये आपकी स्टडी 90 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तो मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम और जय हिंद दोस्तों।